हेलो एवरीवन, मैं हूं व्रत कुमार और आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर, ठीक है ना। बीए सेकेंड ईयर और ये पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस में हम आज देख रहे हैं लेसन नंबर 9 जॉन स्टुअर्ट मिल। अब इसमें ध्यान रखना, ये बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है, ठीक है ना। बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है, वो आप ध्यान रखेंगे। अब सेकंड पेपर में भी आज हम 9th लेसन है जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना। इससे पहले हमने वेस्टर्न थिंकर हैं, उनके अलग अलग पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमने समझा है बहुत अच्छे से। तो अगर आपको सेकंड पेपर से संबंधित कुछ भी डाउट है तो आप इस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जैसे आपको पता है, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसको J.S. मिल भी कहा जाता है, जो प्रमुख रूप से व्यक्तिवादी विचारक के तौर पे जाने जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाद क्या है, व्यक्तिवाद है क्या। हाँ बिल्कुल, व्यक्तिवाद क्या है, जैसे आपको पता होगा, किसी भी कंडीशन या किसी भी वे पर या किसी भी स्थान पर अगर व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है उस कंडीशन में, और व्यक्तित्व की परख की जाती है, व्यक्तित्व को प्रधानता दी जाती है, व्यक्ति के मूल्यों को, व्यक्ति की इच्छाओं को, तो इस संदर्भ में हम वहाँ पे कहेंगे इस व्यक्तिवादी व्यवस्था को वहाँ पे पनपाया जा रहा है, व्यक्तिवादी व्यवस्था को महत्व दिया जा रहा है। यानी व्यक्ति से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, स्वतंत्रता, अधिकार, महत्व, इच्छा, वह अगर उन्हें पूर्ण रूप में मिलती है, उनको तवज्जो दी जाती है, तो वह मूल रूप में हम ओवरऑल कहेंगे ये व्यक्तिवादी व्यवस्था है। समझ आ गया, व्यक्तिवादी व्यवस्था। अब आगे हम देखते हैं, तो ये प्रश्न आता है कि व्यक्तिवाद जो बात है ये कब से स्टार्ट हुई, व्यक्तिवादी जो विचार है या इसका व्यक्तिवाद का विकास कब से हुआ, ये हमें जानना है, ठीक है ना। तो गार्नर के अनुसार व्यक्तिवाद की उत्पत्ति 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई है। जो ये कहते हैं कि व्यक्तिवाद के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है, तो इस संदर्भ में गार्नर कहते हैं, गार्नर ने अपने शब्दों में कहा है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 18वीं सदी पूरी होते होते व्यक्तिवाद है वो अस्तित्व में आने लगा या इसका डेवलपमेंट होने लग गया था। तो इस तरह से हम कहें कि यूनानी विचारक राज्य को एक नैतिक पुरुष के रूप में स्वीकार कर लेने की बात कहते हैं, और मध्य युग में लगभग इसी प्रकार की विचारधारा प्रचलित थी, और हॉब्स, लॉक, रूसो, बोसांगे आदि इसी समय अपनी उग्र आदर्शवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। तो व्यवहार में इस युग की कुछ सरकार तो इतनी अधिक निर्कुश और अमर्यादित थी कि आशीर्वादन के शब्दों में अर्थहीन कानून निश्चित दिनों के लिए विशिष्ट प्रकार का हुआ करता था। तो इससे पहले की बात करें तो राज्य और राज्य संबंध को ज़्यादा महत्व था, व्यक्तित्व को भी एक राज्य के संदर्भ में माना जाता था। लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद व्यक्तिवाद का विशेष महत्व रहा, ये विचारधारा ज़्यादा आगे आई, ठीक है ना। इसको मतलब ज़्यादा महत्व भी इस समय मिला। तो अब हम बात करते हैं कि व्यक्तिवादी विचारक है कौन कौन से। तो हाँ, आप नोट कर दीजिए फटाफट, मैं बोल रहा हूँ व्यक्तिवादी विचारक कौन कौन है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वह है क्वेश्चने, रिकॉर्डो, माल्थस, डी टॉकविल, बेंथम, हेम्बोल्ट, लॉक, फर्ग्यूसन, मिल, स्पेंसर, स्मिथ। कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप नोट नहीं कर पाए तो कुछ आप यहाँ पे अपनी देखकर नोट कर लीजिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इसके जो इसको समर्थन किया। रिकॉर्डो, डी टॉकविल, बेंथम जिसको हमने इससे पहले पढ़ा है, मिल, स्पेंसर, और इसके साथ कुछ रहते हैं जैसे स्मिथ और लॉक। तो ये आप नोट कर लेना, ये कुछ विचारक है, समर्थक है, जिनको हम व्यक्तिवादी समर्थक के तौर पे जानते हैं। यानी कौन सी ऐसी विचारक है, एग्जाम्पल पे आपके एग्जाम में ये आ सकता है। हाँ बिल्कुल, एग्जाम में आ सकता है कि दो व्यक्तिवादी विचारकों के नाम बताइए, तब आपको ये याद होना जरूरी है। तो आप नोट कर लेना इनको, रिकॉर्डो, डी टॉकविल, बेंथम, मिल, स्पेंसर, स्मिथ और जॉन लॉक। और भी है लेकिन जो हाईलाइट रहते हैं, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हीं को हम याद रखें ताकि आपको याद भी इजी रहे। तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। तो हम अभी आज पढ़ेंगे J.S. मिल के बारे में। किसके बारे में? J.S. मिल के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इससे जुड़े प्रश्न डेफिनेटली आएंगे, तो आपको जब भी पढ़ा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट लगे साथ साथ में नोट भी करते जाइए। तो अब हम बात करते हैं
जीएस मिल के बारे में, तो जीएस मिल हैं, उन्होंने स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व दिया है। यानी जीएस मिल की जो बहुत अच्छी पुस्तक है वो है ऑन लिबर्टी, जिसको हम हिंदी में कहेंगे स्वतंत्रता। ठीक है ना, ये बुक है वो आप नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए। ऑन लिबर्टी है, वो किसकी पुस्तक है? ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी है वो जीएस मिल की पुस्तक है। स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से जीएस मिल ने इस पुस्तक में अपने विचार दिए हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इनकी पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आती है। अब आप आगे इनके विचार को देखते हैं। तो मिल विचार स्वतंत्रता का समर्थक था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, तो जीएस मिल ने उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण जो पुस्तक दी थी, उसमें स्वतंत्रता के 2 विचार दिए थे। तो हम यहाँ पे विस्तार से थोड़ा अच्छे से देखते हैं। आपको जो नोट करवाया ना, साथ साथ में नोट करते जाइए। अब ऐसा नहीं कि सर कहेंगे या फिर आपको कि हाँ अब सर ने कहा तो नोट करो, ऐसा नहीं। आपको जब लग जाए सर ने जो बात लिखी है फटाफट नोट कर दीजिए जाइए। आगे हम देखते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि जीएस मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में पुस्तक में व्यक्ति स्वतंत्रता के 2 पहलुओं पर बल दिया। हम 2 पहलू की यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये स्वतंत्रता के 2 पहलू है वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ, विचार स्वतंत्रता। और दूसरा जो पहलू है वो आप ध्यान रखेंगे, कार्य स्वतंत्रता। तो जीएस मिल ने स्वतंत्रता के 2 पहलुओं पर, यानी स्वतंत्रता को विस्तार से समझाया तो 2 पहलुओं पर चर्चा की है, विचार स्वतंत्रता और कार्य स्वतंत्रता। हमें यही समझना है और एग्जाम में ये आएगा। तो विचार स्वतंत्रता का मतलब है विचारों का बहुमूल्य, विचारों की स्वतंत्रता। जैसे पता है ना कि जो व्यक्ति अगर कई स्थान पर रह रहा है तो उसको अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी ओवरऑल मैं आपको बताऊं, व्यक्ति को जब मौका मिले तो अपने वो विचार है वो अभिव्यक्त कर सके। समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण आज़ादी, स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। और यही हम कहते हैं, यहाँ पे जो बात आ रही है विचार स्वतंत्रता। अब इसको विस्तार से समझेंगे, लेकिन ओवरऑल छोटे शब्द में आप समझ गए, विचारों की स्वतंत्रता, अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। तो इसमें हम देखते हैं आगे, आप ध्यान रखेंगे। मिल विचार स्वतंत्रता का समर्थक था और इस संबंध में उसका मूलभूत विचार यह है कि सत्य को केवल तर्क वितर्क के द्वारा ही जान सकते हैं। सत्य को तर्क वितर्क के द्वारा ही जान सकते हैं और विचारों के संघर्ष में सदैव सत्य की ही विजय होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और राज्य के द्वारा किसी प्रकार की विचारधारा या भावाभिव्यक्ति पर कोई बंधन नहीं लगाना चाहिए। यही बात है यहाँ पे जीएस मिल की विचार स्वतंत्रता। और आगे हम देखते हैं, किसी विचार का दमन करना, सत्य का दमन करना, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सामान्य स्वीकृति विचार सत्य हो। मिल के अनुसार किसी व्यक्ति का विचार सत्य हो सकता है या मिथ्या या आंशिक रूप में सत्य और आंशिक रूप में मिथ्या भी हो सकता है, यानी थोड़ा सही थोड़ा गलत भी हो सकता है। किसी व्यक्ति के विचारों को अगर बात करें, यदि सत्य मत को रोका जाता है तो समाज और अधिकारी वर्ग विश्व को सच्चाई जानने से रोकते हैं। अगर वो कोई व्यक्ति है वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है, जिसमें सत्यता के ऊपर अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहता है, तो अगर कोई सरकार उसको रोकती है तो वो उस सत्य से, उस विचार को संसार से अभिज्ञ या अभिज्ञ रखना चाहती है। तो इस तरह से यहाँ पे हम इस पॉइंट पे आते हैं कि सत्य को हम नित्य विरोधी विचारों के संपर्क में लाकर ही जीवित रख सकते हैं, क्योंकि सत्य विवाद के किसी एक पक्ष की बपोती नहीं है या किसी एक शख्स के बाप की नहीं हो सकती है। सत्य के अनेक पक्ष होते हैं और ये विभिन्न पक्ष परस्पर विरोधी नहीं वरन पूरक होते हैं। और वास्तव में विभिन्न दृष्टिकोण से देखने पर हमें सत्य के रूप में या सत्य का जो रूप है वो समझ आ जाता है। मिल न केवल सभी सामान्य व्यक्तियों को वरन संघीय व्यक्तियों को भी विचार की अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। और वह कहता है कि 10 में से
अगर 10 में से अगर 9 व्यक्ति भी शन की हैं तो 9 में से एक व्यक्ति है वो विचार अभिव्यक्ति के द्वारा संसार में छा जाता है, संसार में प्रसिद्ध होता है, उसके विचारों का मूल्य होता है, तो वो काफ़ी फायदेमंद होता है। क्योंकि 20 के मुकाबले एक शन की व्यक्ति है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वह कुछ अच्छा कर जाता है अपने विचारों से, राज्य या शासन को लाभान्वित करता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे विचारों के अभिव्यक्ति को ज़्यादा डीप में न समझे, मोरल रूप में ही हम समझना है। तो आगे हम ये समझते हैं इंपॉर्टेंट जो बात है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक मिल बनकर वास्तव में इंग्लैंड की संसदात्मक पद्धति और इंग्लैंड के विचार समर्थक में विश्वास को मान्यता दी है। क्योंकि विचारों को बहुमूल्य विचारों को स्वतंत्रता देने से ही व्यक्ति को बाकी स्वतंत्रता और अपने अधिकारों के अभिव्यक्ति का आधार मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं कार्य स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता के दो रूप है ना, दो यहाँ पे पहलू हैं। तो दूसरा पहलू हम देखते हैं कार्य स्वतंत्रता क्या है। मिल के अनुसार विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पूरक के रूप में, इसके पूरक के रूप में कार्य की स्वतंत्रता का प्रतिपादन J.S. मिल ने किया है। मिल के अनुसार कार्य स्वतंत्रता में व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रकट होता है। यह आप नोट कर लेना। अगर कार्यों में उसे स्वतंत्रता दी जाएगी तो व्यक्ति का व्यक्तित्व है ना वो प्रकट होता है। उसे कार्य के प्रति स्वतंत्रता दी जाती है तो उसके व्यक्तित्व का प्रकटीकरण या कह सकते हैं वो अपने व्यक्तित्व को आगे और डेवलप कर सकता है। इसको आगे अच्छे से समझते हैं तो एक तरह से ये कहें कि ये आत्मोन्नति का मार्ग है। यानी व्यक्ति को विकास चाहिए या व्यक्तित्व का विकास करना है, अपने आत्म कह सकते हैं आत्मोन्नति को करना है तो कार्य स्वतंत्रता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। और आगे J.S. मिल की स्वतंत्रता के बारे में हम कहें तो मानव जीवन के सुख का एक प्रमुख तत्व है और वह व्यक्तित्व और सामाजिक प्रकृति का भी आवश्यक तत्व होता है। लेकिन विचार स्वतंत्रता और कार्य स्वतंत्रता में एक अंतर है। हमारे कार्यों का प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों के जीवन पर पड़ता है। हम जो कार्य करते हैं कहीं ना कहीं वह दूसरों के जीवन पे उसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है, पड़ता भी है। आपका कुछ समाज के हित का कार्य है तो इससे समाज को लाभ मिलता है, और कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे ऐसा कार्य करें जो अपने खुद के स्वार्थ के लिए करे लेकिन समाज को नुकसान होगा तो फिर समाज को उसका भुगतान करना पड़ता है। समाज पे आपके कार्य का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आप समाज में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप अच्छे नंबर लाने वाले को पुरस्कार दे रहे हैं तो समाज में क्या होगा, आपके इस पुरस्कार देने के कार्य से समाज में सृजनकता बढ़ेगी, सकारात्मक सोच बढ़ेगी, शिक्षा के प्रति उन्नति होगी। लेकिन अगर आपका एक कार्य जैसे मान लीजिए आप ड्रग्स का व्यापार करते हैं, समाज में उसको बढ़ावा देते हैं तो आपके इस कार्य से समाज है वो गर्त में जाएगा, समाज वो विकास नहीं करेगा और ज़्यादा गरीब या कह सकते हैं ना अंधकार की ओर जाएगा या निर्धनता की ओर जाएगा। तो कहीं ना कहीं कार्यों से समाज के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है यही हम देखते हैं कार्य स्वतंत्रता पर। मिल मानव कार्य को दो भागों में विभाजित करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिल ने कार्य को दो भागों में बांटा है, ठीक है ना, स्वपरक या फिर हम कहें स्वविषय। और इसका ही दूसरा है पर विषय, जो भी मैंने थोड़ा आपको समझा भी दिया है थोड़ा। यानी J.S. मिल ने कार्य को भी दो भागों में बांटा है। वह व्यक्ति जो स्वयं अपने लिए कार्य करता है, अपने लिए जैसे मुझे खाना पीना रहना वगैरह उसके लिए जो वो कार्य करता है, ठीक है ना, वो कहलाएगा स्व विषयक कार्य। और इसके द्वारा उसे जो स्वतंत्रता दी जाती है वह खुद के ऊपर डिपेंड होती है, खुद के ऊपर ही उस स्वतंत्रता का प्रभाव होता है। अगर व्यक्ति को अपने कार्यों के लिए स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तो उसका विकास नहीं होगा, उसमें डेवलपमेंट नहीं आएगा। इसी तरह पर विषय का मतलब होता है कि व्यक्ति कार्य कर रहा है लेकिन वह दूसरों की भलाई को ध्यान में रखते हुए कर रहा है, दूसरे की समाज को विकास को लेकर कर रहा है, या एक तरह से कहें कि समाज में उसकी कुछ कलात्मक प्रकृति को वो प्रकट करना चाहता है। तो कार्य को भी दो भागों में बांटा गया है। उसके द्वारा समाज पर और उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है और उसके द्वारा ही व्यक्तित्व का व्यक्तित्व प्रकट होता है कि वो व्यक्ति है
कैसा। बिल्कुल। तो इस तरह से आप स्वतंत्रता के दो जो विचार है, दो पहलू है, वो समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। तो एक आगे इम्पोर्टेंट विचार ये आता है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। अब देखो, एक चीज़ आप नोट कर लेना, व्यक्तित्व या व्यक्तिवाद का मतलब ये होता है कि राज्य के द्वारा कम से कम व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप की जाए ताकि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता अधिकार मिल सके। यानी व्यक्ति को अपने जीवन, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उसके ऊपर प्रतिबंध कम से कम होना चाहिए। राज्य को यहाँ पे व्यक्तिवाद के संदर्भ में देखें तो राज्य को आवश्यक बुराई माना है। लेकिन अब हम आगे जो नेक्स्ट देख रहे हैं उसमें ये देखते हैं कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति के ऊपर राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगाना भी सकारात्मक है। JS मिल के अनुसार समझ गए हैं जो पॉइंट आपको बताएं, वो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको ये ना जो इंपॉर्टेंट जो लगे वो नोट करते जाइए, कहने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज़ जो आप समझ गए, जो बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि व्यक्तिवाद का मतलब क्या है कि राज्य को आवश्यक बुराई माना, राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे तो ही बढ़िया है। लेकिन किन परिस्थितियों में राज्य के द्वारा व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप किया जाना भी लाजिम है और सही है। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जब व्यक्ति राज्य से अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करें और सकारात्मक रूप में करें, और इसके लिए JS मिल ने ये सुझाव दिए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहला जो पॉइंट है आप ध्यान रखेंगे। पहली बात यहाँ पे आती है कि यदि व्यक्ति स्वतंत्रता का अनुचित प्रयोग करता है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। राइटिंग पर जाकर अपना पॉइंट को देखना, क्योंकि कम समय में ज़्यादा अध्ययन करना है तो थोड़ा स्पीड से रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि राज्य व्यक्ति के जीवन पर तभी हस्तक्षेप करना चाहेगा, तभी उसके जीवन को कई कंडीशन में प्रतिबंध करेगा जब व्यक्ति क्या करे, स्वतंत्रता का अनुचित प्रयोग करता है। मान लीजिए सभी को पूर्णतः स्वतंत्रता दी गई है, तो ऐसा नहीं है कि आप निबाध रूप में आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता है तो आप किसी के घर में जाके भी अधिकार कर सकते हैं, वहाँ जाके आप रह सकते हैं। तो इस तरह से आप दूसरों की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। मान लीजिए एक सिंपल सी बात, एक थ्योरी है, जैसे आप मान लीजिए एक पॉपुलर स्टार है, बहुत ही अच्छा स्टार है, ठीक है ना, कोई भी स्टार हो सकता है। अब आपको स्वतंत्रता है कि आप कहीं पे भी जा सकते, घूम सकते हैं, तो आप क्या उस स्टार के घर पे जाएंगे? क्या अमिताभ बच्चन के घर पे जाके रहेंगे क्या उसको? तो इस तरह से आप निर्बाध स्वतंत्रता है घूमने की, लेकिन इस तरह से आप उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करें। क्यों? क्योंकि आप दूसरों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से राज्य के द्वारा कुछ प्रतिबंध बनाए जाते हैं, और प्रतिबंध वो होते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करे, यानी मर्यादित स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। इस तरह से राज्य दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इस कंडीशन में क्या करता है, व्यक्ति तभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाएगा जब वह दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करता है, यानी व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य बीच में आता है। और ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर व्यक्ति स्वतंत्रता का अनुचित प्रयोग करे तब राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्तित्व स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए यथायुक्त। दूसरी बात, जब मनुष्य स्वतंत्रता के अनुचित प्रयोग द्वारा अपने कर्तव्य पालन को भूल जाए। ये समझ में आ रही है ना? यहाँ पे कहा गया है जब मनुष्य स्वतंत्रता के अनुचित प्रयोग द्वारा अपने कर्तव्य पालन को ही भूल जाए। यानी मान लीजिए आपको पूरी तरह से फ्रीडम रखा गया है, लेकिन आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग तो कर रहे हैं,
लेकिन इसके द्वारा आपका जो कर्तव्य है, आपसे जो आशा की जाती है, आप समाज या अपने हित में जो कर्तव्य करेंगे उन कर्तव्यों का पालन नहीं करते, तो मतलब आपने जो स्वतंत्रता का यूज किया, उपयोग किया, वह अनुचित है। और आप जब स्वतंत्रता का अनुचित प्रयोग करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, तब राज्य के द्वारा स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाता है, व्यक्ति को मर्यादित किया जाएगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ हस्तक्षेप लगाए जाएंगे। मान लीजिए एक बात ये आती है कि आपको बस में ट्रैवल करना है, बस में ट्रैवल करना है तो आपके पास एक सीट खुली है, एक मतलब खाली है, तो किसी को बैठने की जगह मिल सकती है, क्योंकि सभी को स्वतंत्र रूप में अधिकार है या स्वतंत्रता है कि वह खाली सीट है तो उसका उपभोग कर सकता है। लेकिन आपने क्या कर दिया, अनुचित रूप से आपने टांग फैलाकर वहाँ पे बैठ गए और दूसरों को वो कह सकते हैं वो सीट नहीं मिली। तो इस तरह से आप अपनी स्वतंत्रता का अनुचित प्रयोग कर रहे हैं और अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। जब आपका कर्तव्य होता है कि खाली सीटें दूसरों को देना है, तब राज्य इस तरह से डिसिप्लिन और मर्यादित करने के लिए कुछ कानून व्यवस्था करता है। समझ में आ रहा है ना जो समझा रहा हूँ। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का कुछ अंश त्यागने के लिए बाध्य किया जा सकता है। संकटकालीन परिस्थितियों में मान लीजिए इस पॉइंट को आप ऐसे समझना है कि आपातकाल लग गया। अब आपातकाल लगता है तो आपको पता है व्यक्तियों को जितने भी अधिकार और स्वतंत्रता होती है वह राज्य के द्वारा छीन ली जाती है। क्यों? आपातकाल के कंडीशन में ये होता है कि राज्य खुद अपनी सुरक्षा को पहले देखता है, अपनी सुरक्षा के अंतर्गत व्यक्ति की सुरक्षा भी आती है। तो इस तरह से व्यक्ति के बाकी सभी अधिकार इसलिए लिए जाते हैं ताकि अनावश्यक रूप में वो जो समस्या है विकराल रूप धारण नहीं करें। ठीक है ना, विकराल रूप धारण नहीं करे। इस तरह से संकटकालीन परिस्थितियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ हद तक उसकी जो स्वतंत्रता उसको लिया जाता है, राज्य लेता है, या फिर व्यक्ति को उस स्वतंत्रता को त्यागना पड़ता है, क्योंकि संकटकाल की परिस्थितियों में राज्य के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाता है और इसलिए व्यक्ति के हित में ही होता है। तो इस तरह से आप समझ गए हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य किस कंडीशन में व्यक्ति की जीवन के अंतर्गत हस्तक्षेप कर सकता है। तो 3 कंडीशन है वो जे.एस. मिल ने बताई है। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना। जिस तरह से ये हम समझ रहे हैं ना कंटिन्यू कि विचार स्वतंत्रता होगी, कार्य स्वतंत्रता होगी और राज्य के द्वारा उसके संदर्भ में, तो कहीं ना कहीं विचार जॉन मिल की, ये जे.एस. मिल की स्वतंत्रता को समझ रहे हैं। तो अब हम जे.एस. मिल की स्वतंत्रता की आलोचनात्मक पॉइंट देखते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं। ओके, तो आप ये चीज़ समझ रहे हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना और मूल्यांकन जो जे.एस. मिल ने है। तो हम यहाँ पे देखते हैं मिल की स्वतंत्रता संबंधी धारणा का आधारभूत विचार है कि अपने ऊपर शरीर या मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। तो यहाँ पे व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन अगर व्यक्ति पूरी तरह से संप्रभु हो जाएगा तो वह जंगली पशुचरण की हो जाएगा, उसके सामाजिक मर्यादित प्राणी कौन बनाएगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जे.एस. मिल के द्वारा जो व्यक्ति को पूरी तरह से संप्रभु बनाया गया है वो कुछ हद तक सही नहीं है। क्यों? तो देखिए आज सामाजिक संगठन इतना जटिल है कि मानव जीवन के सम्मुख ऐसी विषम समस्या है कि व्यक्ति की भौतिक, नैतिक और बौद्धिक आवश्यकता का स्वयं उसकी अपेक्षा समाज ही अधिक निर्णायक हो सकता है। यानी कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि व्यक्ति खुद की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता, उसे समाज पर डिपेंड रहना पड़ता है और समाज ही उसका सही फैसला करता है। तो इसलिए व्यक्ति को ज़्यादा संप्रभु की अपेक्षा व्यक्तित्व के अलावा राज्य को भी महत्व दिया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे
व्यक्ति को ज़्यादा संप्रभु बनाया है, राज्य से ज़्यादा व्यक्ति को संप्रभु माना है। ये पहला आलोचना का पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करें। मिल का विचार है कि विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्तियों को स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, लेकिन जकियों को सामान्य व्यक्तियों की तरह पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इस संबंध में आलोचक कहते हैं कि व्यवहार में विकृत मस्तिष्क वाले और सनकी व्यक्तियों में कोई अंतर नहीं होता है और सनकी को भी स्वतंत्रता प्रदान करना समाज के लिए अहितकर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बात आती है कि अगर पागल व्यक्ति है उसको स्वतंत्रता प्रदान की जाए तो समाज के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो यही बात आती है। और इस कथन को व्यक्त करते हुए सर स्टैनली स्टेफिन कहते हैं कि सन के व्यक्ति इस प्रकार बेडौल कटे हुए तहसीर के समान है जिसका राज्य में कोई उपभोग नहीं कर सकता है। और प्रॉपर मैकन ने भी कहा है कि सनकीपन व्यक्तिवाद का प्रदर्शन है और झक्कियों या सनपीकियों को शुक्रात और ईशा जैसे अलौकिक और दिव्य पुरुषों की श्रेणी में रखना महान पुरुषों की स्थिति को न समझ पाना है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मिल राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। मिल राज्य को क्या समझता है? मिल ने कहा कि राज्य होना चाहिए, लेकिन राज्य एक जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रखा है, उसको कह सकते हैं आवश्यक बुराई है। आवश्यक है लेकिन बुराई की तरह है, तो कुछ हद तक उसको रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्तिवादी विचार रखे हैं वो राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। क्या मानते हैं? आवश्यक बुराई। और मानवीय व्यक्ति ऐसे वातावरण में ही विकसित होता है जिसमें जीवन पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव हो। लेकिन मिल ये विचार है कि आज के युग में मान्यताओं से मेल नहीं खाता है, क्योंकि राज्य जरूरी है। और जो राज्य को महत्व नहीं देते वही ये विचार रखते हैं कि राज्य आवश्यक बुराई है। लेकिन कई हद तक हम देखें तो आज के समय में राज्य काफ़ी हद तक अच्छा काम करता है राज्य और उनके जीवन के लिए, तो राज्य को आवश्यक बुराई नहीं मानना चाहिए। जबकि जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के तहत स्वतंत्रता को व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा महत्व देते हुए राज्य को अनावश्यक और आवश्यक बुराई की तरह समझा है। आगे देखते हैं। इनके अतिरिक्त हम बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो मिल इस बात पर बहुत बल देता है कि किसी व्यक्ति को बिना तर्क समझ के कोई बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए। मिल की यह बात ठीक है, लेकिन यदि समाज प्रत्येक व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर तर्क वितर्क करने लग जाए तो बिना बहस के उन्हें मानने के इनकार कर दे तो इसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छे नहीं होंगे। हर बात पर तर्क वितर्क करेंगे तो वो समाज और राज्य या व्यक्ति है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसके अतिरिक्त इन सबके अतिरिक्त मिल की स्वतंत्रता की धारणा पूर्णतया निषेधात्मक की है। मिल की स्वतंत्रता निषेधात्मक है। निषेधात्मक का मतलब होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इस तरह से राज्य को प्रतिबंधित किया है। स्वतंत्रता की धारणा निषेधात्मक है, यानी प्रतिबंधित की गई है राज्य के लिए, और व्यक्तित्व को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। तो इस तरह से मिल की स्वतंत्रता निषेधात्मकता का अभिव्यक्त करती है, प्रतिबंधित करती है। तो इस तरह से वह किसी भी प्रकार भावनात्मक या सकारात्मक पॉजिटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर निषेधात्मक रखा जाए तो व्यक्ति है वो गलत स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है। तो ये तो आपने यहाँ पे मूल्यांकन में 3 पॉइंट समझे, क्योंकि महत्वपूर्ण पॉइंट ही समझना है, बारीकी में यही पॉइंट हाईलाइट होते हैं। तो फिर भी निसंदेह कहे कि मिल का स्वतंत्रता दर्शन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सारांश रूप में हम कहें या फिर हम कहें कि मिल की स्वतंत्रता का महत्व क्या है, स्वतंत्रता का दर्शन अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। विशेष उसके द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो सशक्त समर्थन किया गया है, संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में उसकी कोई समानता नहीं है। और मैक्सी ने कहा कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में मिल का लेख इस विषय पर संपूर्ण राजनीतिक साहित्य में प्राप्त सर्वश्रेष्ठ लेखों में से एक है या उत्कर्ष है। तो आज का जो ये पार्ट है, क्योंकि आगे हम J.S. मिल के ही राज्य संबंधी विचार जानेंगे, लेकिन आज हमने पढ़ा है J.S. मिल की स्वतंत्रता के संबंध में पूर्ण तरह से विचारों को। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन रह जाता है या स्पीडली कोई समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।